पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राम सिंह मंगावा और लेकर आया हूं आपके लिए वीर सतसही। तो मित्रों, स्वागत है आपका परिष्कार ऑनलाइन वर्ल्ड में, परिष्कार की ऑनलाइन क्लासेज में तो है आपका स्वागत है मित्रों। आइए हम चलते हैं परिष्कार की ऑनलाइन क्लास का आनंद लेते हुए। आज हम अध्ययन करेंगे वीर सतसही का। जी हाँ मित्रों, हम अध्ययन करने जा रहे हैं वीर सतसही, ऐसी रचना जिसका नाम सुनते ही भुजाएं फड़कने लगे, दिल उमंग से जोश से भर जाए। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं वीर सतसही की, जिसके रचनाकार हैं सूर्यमल मीसण। जी हाँ मित्रों, सूर्यमल मीसण। सूर्यमल मीसण को मिश्रण भी कहते हैं, सूर्यमल मिश्रण भी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, शुद्ध नाम तो है सूर्यमल मीसण और उनकी प्रसिद्ध कृति जो उनको अमर कर गई वो है वीर सतसही। वीर सतसही के अतिरिक्त भी मित्रों उन्होंने रचना की है, जो वंश भास्कर उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना बन पड़ी है। तो हम वीर सतसही का अध्ययन करने से पूर्व, जी हाँ मित्रों, वीर सतसही का अध्ययन करने से पूर्व वीर सतसही के जो रचनाकार हैं सूर्यमल मीसण, हम सूर्यमल मीसण के बारे में जानते हैं। तो कौन थे, क्या थे, कहाँ से थे, कैसे थे, इन सभी प्रश्नों को जानेंगे हम मित्रों। किसी भी रचना को पढ़ने से पहले हमें रचनाकार को पढ़ना चाहिए, ताकि हम जान सकें कि उसकी रचना करने वाला वह महापुरुष, वह रचनाकार कैसा था, उसका व्यक्तित्व और उसका कृतित्व कैसा था, वो किस व्यक्तित्व का धनी था, उसने कैसे कैसे कृतियाँ की। जी हाँ मित्रों, तो हम इस संबंध में सबसे पहले हम सूर्यमल मीसण के विषय में जानेंगे मित्रों। किसके विषय में? सूर्यमल मीसण, जिन्होंने वीर सतसही की रचना की। देखो मित्रों, सूर्यमल मीसण जो हैं वो बूंदी राज्य के हरला गांव में उनका जन्म होता है। कहाँ होता है मित्रों? बूंदी राज्य के जो है हरला गांव में, बूंदी के पास में हरला गांव, वहां उनका जन्म होता है। इनके पिता हैं चंडीदान जी और माता हैं भवानी, जिनको हम भवानी बाई भी कहते हैं। जी हाँ मित्रों, इनका जन्म 1815 ईस्वी में हुआ और ये 1868 ईस्वी तक विद्यमान रहे। अर्थात यदि मैं यूं कहूं कि इनका जीवन काल, समस्त जीवन काल 1815 से 1868 ईस्वी तक रहा, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि इनका जीवन काल 1872 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक रहा। जी हाँ मित्रों, यदि विक्रमी संवत की बात की जाए तो 1872 से 1925 विक्रमी संवत, और यदि ईस्वी में हम बात करें तो इनका जीवन काल होगा 1815 से 1868 ईस्वी। जी हाँ मित्रों, यहाँ पर मिस्र बंधुओं ने जो है इनके जीवन काल के विषय में इनका जो है अंतिम समय 1920 जो है संवत, विक्रमी संवत माना है, लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि विक्रमी संवत 1923 में इनके द्वारा लिखे गए कुछ पत्र वो प्राप्त होते हैं, जिनसे ठहरता है कि वो 1920 संवत जो मिस्र बंधुओं ने ठहराई है इनके जीवन काल की, वो सही नहीं है। तो हम मानेंगे इनका जीवन काल जो है विक्रमी संवत 1872 से 1925, और यदि हम ईस्वी में बात करें तो इनका जीवन काल होगा 1815 से 1868 ईस्वी का। जी हाँ मित्रों, इनका जन्म हरला गांव बूंदी में हुआ। बूंदी राज्य के जो राजा थे उनके यहाँ इनके पिताजी दरबारी कवि थे, और बाद में ये भी बूंदी राज्य के राम सिंह जो राजा थे उनके यहाँ दरबारी कवि नियुक्त हुए। बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली बालक रहे हैं सूर्यमल मीसण। जी हाँ, इनका जन्म, इनके माता पिता जैसा कि हम बता ही चुके हैं, चंडीदान जी और भवानी बाई के यहाँ इनका जन्म हुआ। और बचपन से ही देखो, कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने ही नजर आ जाते हैं, वही बात यहाँ लागू होती है मित्रों। जब ये बालक 5 वर्ष के हुए, बाल्यावस्था में 5 वर्ष की जब इन्होंने आयु की पूर्ण, 5 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही इनका विद्यालय में प्रवेश करवाया गया। और विद्यालय में प्रवेश जब इनका करवाया जाता है तो जो शिक्षक महोदय हैं वो इनको सिखा रहे हैं, कह गए सिखा रहे हैं। अब वो बालक बड़ा जो है बुद्धिमान है, हो सकता है पूर्व जन्म की यादें लेकर आया हो, तो बड़ा बुद्धिमान बालक है। एक ही दिन में उसने पढ़ना और लिखना सीख लिया। एक ही दिन में 5 वर्ष की आयु में सूर्यमल मीसण ने
पढ़ना और लिखना दोनों सीख लिए। जी हाँ मित्रों, पढ़ना और लिखना, पठन लेखन दोनों में जो है निपुणता हासिल कर ली मात्र एक दिन में। विद्यालय में प्रवेश के पहले ही दिन, जो यूं कहूं मैं आपसे मजाक में कि जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है, तो विद्यालय में बच्चा जब जाता है तो शिक्षक उसको सिखाते हैं, पहले तो लाइन खींचने का अभ्यास, उसको पैंजी स्थिर करवाते हैं, उसका हाथ ही स्थिर करवाते हैं, फिर कहते हैं कि देखो ये गोल मोड़ अंडा है, ये मास्टर जी का डंडा है, ये बकरी की पूंछ है, ये बाबा जी की मूंछ है। बोलो क्या बन गया? कैसे कबूतर। तो कै बन गया, कैसे कबूतर होता है। बालक इतना बुद्धिमान है, बोले मास्टर जी सीधी सीधी बात करो ना, यूं करके यूं करने से कै होता है। तो एक ही दिन में क ख गए और जो है वक जो है सारी पूरी स्वर व्यंजन सब सीख लिया, आई बारकड़ी सब सीख ली, और पढ़ना और लिखना दोनों एक ही दिन में बालक सीख गया। आते वक्त बालक गुरुजी से कहता है, गुरुजी कुछ पढ़ने लिखने के लिए कोई किताब दे दो। गुरुजी ने सोचा कि शायद इसके पिताश्री ने कुछ पढ़ने के लिए मंगवाया होगा, तो गुरुजी ने अमर कोश जो था उस समय का प्रसिद्ध ग्रंथ जो चल रहा था, वो अमर कोश उनको दे दिया। और साथ साथ आए बालक के कि आपने नाहक ही हम परेशान कर रहे हैं, आपने इसको पहले से ही पढ़ा लिखा रखा है। गुरुजी बालक के साथ आए घर पर और पिताजी चंडीदान जी से बोल रहे हैं कि आपने तो इसको पहले ही अक्षर ज्ञान करवा रखा है, ऐसा पढ़ना लिखना आता है इसको, आगे आपने तो बताया ही नहीं हमें। तो पिताजी कहते हैं कि नहीं, इसका अभी तक कोई विद्या संस्कार हुआ ही नहीं है, हमने इसको कुछ पढ़ाया ही नहीं है। तो बड़ी प्रतिभा से गुरुजी प्रभावित होते हैं। अब गुरुजी ने तो समझा था अमर कोश लाया है पिताजी को देने के लिए, लेकिन मित्रों होता इसके विपरीत है। बालक घर आते ही उस अमर कोश को पढ़ने लगता है। अमर कोश में 3 कांड हैं, तीनों कांडों की अर्थ सहित उसको 3 ही दिन में कंठस्थ कर लिया बालक। अब जो है सूर्यमल मिश्र ने तीसरे दिन जाता है विद्यालय, और तीसरे दिन विद्यालय जाकर के गुरुजी से कहता है, ये लो आपका अमर कोश, और इसमें जहां मर्जी जो मर्जी पूछ लो। जी हाँ मित्रों देखिए एक प्रतिभा इनकी। 3 दिन में अमर कोश के तीनों कांडों को जो है अर्थ सहित याद करके गुरुजी को सुना दिया। गुरुजी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। बालक कुछ बड़ा होता है, 7 वर्ष की आयु तक पहुंचता है। 7 वर्ष की आयु जब खेलने कूदने की होती है, पिता चंडीदान जी सोचते हैं मैं जा रहा हूं और ये पीछे से जो हम उम्र साथी हैं उनके साथ ही बदमाशी करता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा, इससे अच्छा है कि मैं इसको कोई काम दे करके जाऊं, होमवर्क आपकी भाषा में कहूं तो, कि कुछ देकर जाऊं तो ये लगा रहेगा। पिताजी गए, जाते जाते बोल गए मैं जा रहा हूं, शाम को आऊंगा, जब तक शाम को आऊं तब तक एक छंद, एक कविता बना करके तैयार रखना। तो मित्रों जैसे ही पिताजी बोल करके गए कि शाम तक एक छंद या कविता बना करके रखना, तो बालक था, अपने हम उम्र साथियों के साथ जो है वो खेलने कूदने में मस्त हो गया, भूल गया इस बात को कि मुझे कोई रचना भी करनी थी, कोई छंद भी बनाना था, कविता भी बनानी थी। शाम को पिताजी आए, और पिताजी आए तो आते ही पूछा आजा, इधर आजा। तो मित्रों आज भी आपको याद है ना, घर वाले बोल देते हैं, इतना ही बोल देते हैं, आजा, दिन भर क्या किया मुझे पता लग गया। आपके सारे नजराने, सारे आपने दिन भर क्या किया है, क्या उठा पटक किया, सारे आंखों में घूम जाते हैं। बालक चुपचाप, ऐसे ही सूर्यमल बालक 7 वर्ष का अवस्था है, चुपचाप पिताजी के सामने आकर के खड़ा हो गया। पता नहीं कौन सी गलती पकड़ ली इन्होंने, खेल कूद रहा था दिन भर। अरे तेरे को छंद याद करने के लिए, छंद बनाने के लिए बोला था, कविता बनाने के लिए बोला था, बनाई कि नहीं कविता? पिताजी से कहा कि हाँ बना लिया, जबकि वार्षिक तय थी कि कुछ छंद कविता इन्होंने बनाई नहीं थी। तो पिताजी ने तुरंत कहा चल सुना कविता, क्या छंद बनाया है, सुना तो सही। तो इन्होंने तुरंत अविरल धारा में वो छंद, वह कविता उनको सुना दी, तुरंत जोड़ते गए, सुनाते गए। पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। और यही बालक जब 10 वर्ष की अवस्था में पहुंचा, जी हाँ, सूर्यमल मिश्रण जब 10 वर्ष की अवस्था में पहुंचे, तो बूंदी के राजा थे, जो उस समय के राम सिंह जी राजा थे, बूंदी के महाराव राजा राम सिंह जाते हैं शिकार के लिए। और शिकार के लिए जब जाते हैं तो
इनके पिताश्री भी साथ जाते हैं और ये भी साथ होते हैं। तो इन्होंने उस शिकार के दृश्य को आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा कि कैसे राजा राम सिंह जो बूंदी के हैं वो कैसे शिकार कर रहे हैं। आए और घर आते ही लेखनी चलाने लग गए और लिख दिया राम रंजाट जैसा एक काव्य। मात्र 10 वर्ष की अवस्था में राम रंजाट, जिसमें बूंदी के राजा राम सिंह के शिकार और दौरे का वर्णन है। जी हाँ मित्रों, मात्र 10 वर्ष की अवस्था में लिख दिया राम रंजाट। नाम है राम रंजाट, विषय है बूंदी के राजा राम सिंह हैं, उनके शिकार का वर्णन, उनके दौरे का वर्णन। अब आप देख लीजिए मित्रों आपकी क्या अवस्था है और आपने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है। देखो मैं तो बाकी कुछ कहता ही नहीं हूं, मैंने कुछ कहा क्योंकि मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं। तो आगे देखिए, यही बालक जब 12 वर्ष की आयु आती है तो 12 वर्ष की अवस्था होते होते वो पूर्ण होते होते ये बालक जो है व्याकरण का विशेषज्ञ बन जाता है, व्याकरण का पूर्ण ज्ञान ग्रहण कर लेता है। अब आप देख लीजिए आपकी अवस्था क्या है और आप कितना विशेषज्ञ। देखो बाकी मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ आपको, आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ। तो 12 वर्ष की अवस्था में व्याकरण का ज्ञान, 5 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में प्रवेश, पहले ही दिन पढ़ना और लिखना दोनों सीख गए। 7 वर्ष की अवस्था में पहला छंद कविता बनाई, पहली कविता लिखी या छंद बनाया। 10 वर्ष की अवस्था में राम रंजाट काव्य की रचना की, जिसमें बूंदी के राजा राम सिंह के शिकार का वर्णन, उसके दौरे का वर्णन जो है वो राम रंजाट में है। 12 वर्ष की आयु में व्याकरण का ज्ञान, पूर्ण व्याकरण ग्रहण किया, व्याकरण के विशेषज्ञ बन गए। यही बालक जब बड़ा हुआ तो बूंदी के राजा राम सिंह के यहाँ पर जो है उनका राज कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जी हाँ, बात करें हम उस सूर्यमल मिश्रण की, जिनका व्यक्तित्व ऐसा लंबा चौड़ा शरीर, एक हाथ में लेखनी दूसरे हाथ में तलवार, ऐसा व्यक्तित्व जो सदा जो है हल्का सा लगा करके मस्त रहा करते थे ऐसे। और उनका कहना था कि जब ये लेता हूं तो काव्य जो है अपने आप ज्यादा मेरा आगे आता है। ऐसा व्यक्तित्व, देखने में लंबे चौड़े वीर पुरुष, एक हाथ में लेखनी दूसरे हाथ में तलवार, दोनों को समान रूप से दोनों के धनी है, वो लेखनी के भी और तलवार के भी धनी है। यहाँ तक वो इतना, उनका स्वभाव इतना ऐसा है कि राजा भी सोचता है बूंदी के राजा राम सिंह की हिम्मत नहीं कि उन्होंने जो कुछ कह दिया उसका विरोध कर लें। बहुत सारे प्रसंग उनके जीवन के ऐसे आते हैं कि उन्होंने कह दिया राजकोष से इतना इनाम दिया जाए इसको, खजांची को लगा कि नहीं ये तो ज्यादा है, उन्होंने वापस लौटा दिया। उन्होंने उस रकम को द्विगुणित कर दिया, 2 गुना कर दिया कि ठीक है इतनी दे दी जाए। खजांची राजा के पास पहुंचता है कि देखो पहले इतना लिखा था, जब ज्यादा बताया तो इसका डबल कर दिया। राजा बोलते हैं अरे मैं उसकी बात नहीं काटता, तो तुमने ऐसी गलती क्यों की? इन्होंने पहले जो लिखा था वो तो राजकोष से दे दे और दोबारा जो दुगुना किया है वो आधा भाग अपनी जेब से दे दे। तो इतना ऐसे धनी थे जो जिनके पास में कोई टिकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत अक्खड़ स्वभाव, तलवार के भी धनी है, कलम के भी धनी है, लेखनी के भी धनी है, राजकवि बन गए। बहुत सारे प्रसंग आते हैं। फिर इन्होंने जो लिखा तो ऐसा लिखा कि वो सदियों के लिए जो है सदा सदा के लिए अमर हो गए। जी हाँ, पहली रचना तो इनकी राम रंजाट के रूप में हमें मिलती है मात्र 10 वर्ष की आयु में। दूसरी रचना इनकी जो है वो हमें मिलती है वंश भास्कर के रूप में, जिससे बहुत प्रसिद्ध हुए वंश भास्कर। फिर इनकी वीर सतसई, और वीर सतसई के अलावा भी जो है सती रासो है, धातु रूपावली है, छंदो मयूक है, फुटकर कवित सवैये हैं। ये बहुत सारी रचनाएं इनकी, लगभग 8 रचनाएं हमें इनकी प्राप्त होती हैं। अब इनके बारे में हम व्यक्तित्व के बारे में और बात करें कैसे थे। देखिए, चारणों की एक शाखा होती है, चारणों की 120 शाखाएं मानी गई हैं। जी हाँ, चारणों की 120 शाखाएं मानी गई हैं। उन 120 शाखाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ शाखा होती है मिश्रण शाखा। चारणों की 120 शाखाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ शाखा मिश्रण शाखा मानी गई है, और मिश्रण शाखा में ही इनका जन्म हुआ है। ऐसी मान्यता है कि ये बहुत सारे इनके जो पूर्वज थे वो कहीं से आए थे, वो 6-7 भाषाओं के ज्ञाता थे। उन सब का जो है इस कारण से वो उनको जो काव्य तो था सब भाषाओं का मिक्स होता था, इसलिए इनके नाम किया गया मिश्रण पड़ा, फिर मिश्रण से मिश्र। तो ये, लेकिन एक यहाँ हम बात करें कि जो भी चारण हैं उनकी 120 शाखाएं मानी जाती हैं। तो उनके 120 शाखाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ शाखा मिश्रण शाखा मानी जाती है, जहाँ इनका जन्म होता है। कवि ने कुल 6 विवाह किए हैं। जी हाँ, कुल कितने?
6 बार विवाह किया, 6 विवाह किए। और 6 विवाह करने के बाद में भी उनको जब कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया, एक पुत्र को गोद लिया, एक बच्चे को गोद लिया। वह उनका दत्तक पुत्र कहलाया, नाम था मुरारी दान। जी हाँ, मुरारी दान को इन्होंने गोद लिया और वही मुरारी दान जिन्होंने वंश भास्कर को पूरा किया। ये अधूरा ही छोड़ गए थे उस वंश भास्कर को, तो उसको पूरा किया मुरारी दान ने। तो ये इनका कवि का ऐसा व्यक्तित्व था कि ये हमेशा मस्त मौला रहा करते थे, अक्खड़ स्वभाव के धनी थे। हर किसी की हिम्मत नहीं कि इनके सामने इनकी बात को काट दे, किसी की हिम्मत नहीं। मस्त मौला इतने हैं मित्रों कि जब इनकी पहली पत्नी का देहांत हुआ, शव ले जाया जा रहा है, शव यात्रा में जा रहे हैं, इनके मित्र वहां से आ रहे हैं, कहीं दूर से आ रहे हैं, उनके हाथ में तंबूरा है। तो ये उस मित्र को कहते हैं कि आइए हमारे साथ चलिए। कवि कहता है कि वो उनका मित्र कहता है कि इस तंबूरे को तो रख के आऊं, कम से कम शव यात्रा में चल रहे हैं, अंतिम यात्रा में चल रहे हैं। तो बोले नहीं, इसको भी साथ ले आइए। वहां चिता सजा दी गई है, जलाने की तैयारियां हो रही हैं, अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। और सूर्यमल मिश्रण जी कहते हैं अपने मित्र से कि इस प्रसंग पर कोई एक आदि राग तो सुनाओ। अब ऐसा भी देखिए कैसे इंसान है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझसे कविता नहीं होगी। तंबूरा खुद हाथ में ले लिया, बजाने लगे और गाने लगे, लाडी जो घूंघट रापट खोल की माने चाव छे। ये टेक बनी और इस टेक पे आगे से आगे छंद बढ़ते गए। लोग कह रहे हैं अरे शाम होती जा रही है, अंतिम संस्कार कर लें, शाम होती जा रही है, समय होता जा रहा है। नहीं, फिर आगे से आगे पद बढ़ते जा रहे हैं, कैसे जैसे समझाया गया इनको। और इनकी पहली पत्नी का अंतिम संस्कार हुआ। तो ऐसे मस्त मौला इंसान मित्रों, सुनने में आता है कि इनके एक कन्या भी जन्म हुआ था, लेकिन शुरा के नशे में, शराब के नशे में ये उसको इतना उछाल उछाल कर खिलाते रहे कि वो हंसते हंसते ही उसके प्राणांत हो गए। लेकिन यह केवल सुना जाता है, इसका कोई तथ्यात्मक जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसे थे सूर्यमल मिश्रण जो अपनी लेखनी से सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो आइए मित्रों, हम बात करते हैं सूर्यमल मिश्रण की। तो चलते हैं हम सूर्यमल मिश्रण की ओर। जन्म स्थान हरणा गांव बूंदी, जीवन काल 1815 से 1868 ईस्वी, अर्थात यदि हम बात करें विक्रमी संवत की तो 1872 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान हरणा गांव बूंदी है। माता पिता भवानीबाई और चंडीदान। आश्रयदाता बूंदी के राव राजा राम सिंह। दत्तक पुत्र जिसे इन्होंने गोद लिया मुरारी दान। जी हाँ, इन्होंने कुल 6 विवाह किए। जो 6 विवाह किए इन्होंने उनका खुद उल्लेख किया है और वो कह रहे हैं कि दोला सुरजा विजयी का जसारु पुष्पा नाम, पुरी गोविंदा सट प्रिया अर्क मल कवि बाम। 6 विवाह, अपनी 6 की 6 पत्नियों के नाम उन्होंने यहाँ गिनाए हैं कि दोला सुरजा विजयी का जसारु पुष्पा नाम, उसका नाम दोला है, सुरजा है, विजयिका है, पुष्पा है और पुनी गोविंदा सट प्रिया। ये 6 प्रियाएं हैं किसकी? अर्कमल कवि बाम, कि ये अर्कमल कवि की जो है बाम यानी वाम अंग में रहने वाली ये 6 उनकी प्रियाएं हैं। अर्थात 6 विवाह मैंने इनके साथ किए हैं। ये ऐसा इन्होंने खुद ने बताया अपने विवाह के विषय में। जी हाँ मित्रों, अपने विवाह के विषय में इन्होंने ऐसा बताया कि मैंने इनके साथ ये 6 विवाह किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, जानते हैं इनके बारे में कि चारणों की 120 शाखाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शाखा मानी गई है वो ऐसे उस मिश्रण शाखा में इनका जन्म हुआ। 5 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश और विद्यालय में प्रथम दिन में ही पढ़ना लिखना सीख लिया और मात्र 3 दिन में ही अमर कोश के 3 कांडों को कंठस्थ कर अर्थ सहित अध्यापक को सुना दिया। मात्र 7 वर्ष की आयु में प्रथम छंद कविता की रचना की और 10 वर्ष की आयु में राम रंजाट नामक काव्य की रचना की। 12 वर्ष की आयु में व्याकरण में दक्षता प्राप्त की। मिश्रण जी हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल, पिंगल में पारंगत थे तथा स्वाध्याय से ही काव्य शास्त्र, संगीत शास्त्र और दर्शन तथा ज्योतिष के गहन ज्ञाता थे। अब बात करते हैं उनकी रचनाओं की। जी हाँ,
और पहली रचना है इनकी राम रंजाट। कौन सी रचना मित्रों? राम रंजाट। राम रंजाट 1825, जैसा कि उन्होंने 10 वर्ष की आयु में लिखी, तो 10 वर्ष की आयु जब 1815 उनका जन्म है, तो 1825 स्वतः ही रचना काल हमारे सामने आ जाता है। और 1825 का रचना काल जब है तो उस समय है बूंदी के राव राजा राम, इसमें है बूंदी के राव राजा राम सिंह के शिकार और दौरे का वर्णन। राम सिंह जी के शिकार और दौरे का वर्णन है यहाँ पर। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़े। दूसरी रचना इनकी वंश भास्कर। दूसरी रचना है वंश भास्कर। वंश भास्कर बूंदी राज्य का इतिहास प्रस्तुत करती है जो अपूर्ण है। अभी अपूर्णता को लेकर के हम बात करेंगे। बाद में इसे राव राजा राम सिंह की आज्ञा से इनके दत्तक पुत्र सूर्यमल मिश्रण जी के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूर्ण किया। जी हाँ मित्रों, अभी हमने चर्चा की थी 6 विवाह किए लेकिन कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने मुरारी दान जी को गोद लिया था और मुरारी दान जी ने ही राव राजा राम सिंह की आज्ञा से वंश भास्कर को पूरा किया। वंश भास्कर के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये बूंदी राज्य का इतिहास लिखने की जो है वो जिम्मेदारी इनको दी गई। और राजा राम सिंह के द्वारा जब ये जिम्मेदारी दी गई तो एक कर्मचारी जो है इनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया कि आप जो है बार बार, चूंकि ये जो है मस्त मौला इंसान थे तो रचना करना छोड़ देते थे और किसी बातों में लग गए, कभी किस में ध्यान, तो उनको बार बार वो याद दिलाते रहे और उनकी आवश्यक जो है सेवा कर सकें, इसलिए एक व्यक्ति की नियुक्ति जो है यहाँ पर सेवक के रूप में कर दी गई। और वो बार बार उसका काम यही था कि आप बार बार जो है सूर्यमल को याद दिलाते रहना कि आपको जो है जो वंश भास्कर पूरा करना है, वंश भास्कर पूरा करना है। राजा जी ये वंश भास्कर की रचना उनसे करवा रहे हैं। सेवा में एक आदमी नियुक्त कर दिया गया है। उस ही दौरान बूंदी राज्य में झज्जर, जो वर्तमान में हरियाणा में है, झज्जर की एक गणिका जो नाचने गाने का काम करती है वो बूंदी राज्य में आती है, अपना नृत्य और गायन पेश करती है और उस नृत्य और गायन से प्रभावित होकर के, और साथ में है भी वो अनुपम सुंदरी, वो है भी बहुत सुंदर, कितनी, इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है वो, और वो सुंदर उस अपनी सुंदरता को, उसकी सुंदरता पर और उसके गायन और नृत्य पर मोहित हो जाते हैं। उस पर जो है सूर्यमल मिश्रण जी, अब जब देखो तब उसी की प्रशंसा, उसी के आगे पीछे घूमना, उसी की बात करना। इस कारण सूर्यमल मिश्रण जी वंश भास्कर की रचना करना भी बंद कर देते हैं और उसी के साथ घूमते रहते हैं, उसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं। इस बात से परेशान होकर के बूंदी के राव राजा राम सिंह जी ने इनके अभिन्न मित्र को इनके पास भेजा और उनसे कहलवाया। मित्र ने जाकर एक प्लान बनाया गया पूरा जो है सुनियोजित तरीके से, और मित्र ने जाकर कहा कि आज मेरा जन्मदिन है तो किले पर जो है बड़ा जलसा रखा गया है, एक बड़े जलसे का आयोजन किया गया है, एक अच्छा सा कार्यक्रम आयोजित होगा। तो बोले सूर्यमल मिश्रण जी बोलते हैं तो नाच गणों भी होसी। बोले क्या नाच, तो फिर तो नाच गाना भी होगा वहां पर? बोले हाँ बिल्कुल होगा। तो गणों भी होसी। बोले वो जज्जर वाली भी होगी क्या? बोले हाँ वो भी आएगी। तो आची। बोले फिर मैं चलूंगा वहां पर, जो है हम आएंगे, साथ चल पड़ते हैं। किले पर जाते हैं तो देखते हैं वहां नाच गान का कोई आयोजन ही नहीं है, जन्मदिन तो है ही नहीं, केवल बहाना है, बात का पता लग जाता है। इधर से पीछे से राजा क्या करते हैं, राम सिंह जी उस झज्जर वाली गणिका को बुलाते हैं और बुला करके उसको द्रव्य देकर के, इनाम राशि देकर के, धन देकर के उसको तुरंत विदा करते हैं, आप चले जाइए अपने स्थान झज्जर की ओर। उसको रवाना कर दिया। जब ये आकर के किले में देखते हैं कि कोई आयोजन नहीं है, मेरे को तो जो है षड्यंत्र पूर्वक उससे अलग किया गया है गणिका से, उसको भेज दिया गया है राज्य से बाहर। इनको बड़ा गुस्सा आता है, बहुत क्रोधित होते हैं। और सर्दी का समय, सर्दी का मौसम है तो शीत ऋतु है, अलाव जल रहा था, अंगीठी जल रही थी, वो कोयले के अंगारे जिसको अलाव बोलते हैं हम, तापने की, सर्दी तापने के लिए बनाते हैं, वो जल रहा था। उसमें अपने कपड़े उतारते हैं, कमीज उतारते हैं और कमीज उतार करके उस अलाव में डाल देते हैं और अलाव में डाल करके राजा जी की तरफ, महल की तरफ जोर से आवाज करते हैं, राजा जी लो बनवा लो वंश भास्कर। बिल्कुल शुद्ध राजस्थानी में, राजा जी लो बनवा लो वंश भास्कर। क्रोधित हो जाते हैं और वंश भास्कर की रचना बंद। अब किसी की हिम्मत नहीं कि जब इनको क्रोध आ रहा है राजा पर, तो किसी की हिम्मत नहीं, राजा की भी हिम्मत नहीं कि इनके पास चला जाए। महीनों, 2 महीने, 3 महीने ऐसे ही गुजरते गए।
फिर राजा ने केसर नाम की गणिका थी, उस केसर नाम की गणिका को इनके पास अपनी सहेलियों के साथ इनके मन बहलाव के लिए भेजा गया। केसर जो गणिका थी वो और उसकी दो चार सहेलियां थी, उनको सबको जो है इनके मन बहलाने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए, भाई कैसे भी इनका क्रोध शांत हो, इनके पास भेजा गया। तब जाकर के कवि का क्रोध शांत हुआ। फिर जो है धीरे धीरे ये वंश भास्कर लिखने लगे, लेकिन पूरा नहीं लिख पाए। और जो है फिर इस वंश भास्कर को इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूर्ण किया। यहाँ आगे बढ़े हम इसके वंश भास्कर के बाद में, तो हमारे सामने रचना आती है इनकी वीर सतसही। जी हाँ, वीर रस की ऐसी रचना जिसको देख करके प्रत्येक व्यक्ति जो है जोश से भर जाए, उमंग से भर जाए, जो है उसमें जो है जोश ही जोश आ जाए। वो रचना वीर सतसई, जो मुर्दे में भी जान डाल दे, ऐसी रचना वीर सतसई। जो कायर को भी वीर बना दे, वो रचना वीर सतसई। जो बिल्कुल कायर हो, जो ऐसे कायर को भी जो है वीरत्व की भावना से भर दे, वो रचना है वीर सतसई। तो आइए बात करते हैं वीर सतसई की रचना काल 1857 हम मानते हैं इसका मित्रों, क्योंकि इन्होंने खुद ने भी उसकी रचना का बताया कि ऐसे समय पलटी से इन्होंने ऐसा समय बदला। भाई 1857 की क्रांति हुई, उसमें ऐसा अब देश ने समय बदला है। अब जो जितने भी वीर योद्धा हैं वे राजस्व गुण रंजाट राजसी गुण में रंग गए हैं। तो ऐसा उन्होंने उल्लेख किया 1857 की क्रांति का। तो हम इसकी रचना जो है 1857 मानते हैं। इसमें कुल 288 दोहों की यह अपूर्ण रचना है। अपूर्ण रचना इसलिए मित्रों क्योंकि इस रचना में नाम से ही जाहिर हो रहा है वीर, यानी वीर रस की सतसई 700 दोहों की रचना, लेकिन प्राप्त होते हैं हमें 288 रचनाएं, इसलिए अपूर्ण ही है, आज तक पूर्ण नहीं हुई। 700 दोहों की इसे होना था, लेकिन इसमें केवल 288 दोहे ही मिलते हैं, इसलिए हम इसे अपूर्ण मानते हैं। वीर रस का यह श्रेष्ठ काव्य है जिसे सुनकर कायर भी वीरत्व की भावना से भर जाते हैं। ऐसी वीर रस की ये रचना है जिसको सुनने मात्र से ही जोश आ जाए। आगे रचना आती है हमारे सामने मित्रों सती रासो। जी मित्रों, सती रासो बनने की भी एक अपनी कहानी है। ये घूमते घूमते एक बार बिन्हाई की ओर चले गए। बिन्हाई का जो ठाकुर है, वहां का जो जमींदार है, जिसे हम यूं कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर का राजा, तो वह है उसकी सेवा में चले गए। उन्होंने खूब स्वागत सत्कार इनका किया और खूब स्वागत सत्कार किया। और जो वहाँ के ठाकुर की जो ठकुरानी है, जो रानी है वहाँ की स्थानीय है, वह है ठकुरानी जो कपड़ा बेचने वाला आया है उससे बढ़िया बढ़िया सी 5-7 जो है साड़ियाँ, 2-4 साड़ियाँ पसंद करती है। और जो पसंद इसलिए करती है कि जब ये महाकवि मेरे यहाँ आए हैं तो मैं इनको कोई उपहार स्वरूप वस्तु दूं जो इनके जो है घर वाली जो है उसको पहने। तो वो 2-4 साड़ियाँ वहाँ से, उनमें से जो कपड़ा बेचने वाला साड़ियाँ बेचने वाला है उनसे लेती है और अपनी दासी के द्वारा, वो जी हाँ वो ठकुरानी रानी जो है वो दासी के द्वारा इनके पास में भेजती है उन साड़ियों को कि जरा इनका दाम तय कीजिए। इनके दाम का मतलब कीमत, मूल्य की तय कीजिए। उसका ये मानना है ठकुरानी का कि ये सबसे बढ़िया कीमत जो है, सबसे अच्छी कीमत उसकी लगाएंगे जो इनको सबसे अधिक पसंद आएगी। और जो इनको सबसे अधिक पसंद आएगी, जाहिर सी बात है उसका कीमत बढ़ाकर बताएंगे और वही मैं खरीद करके इनकी घरवाली के लिए उपहार स्वरूप भिजवा दूंगी। ये रानी की, वहां की जो ठकुरानी है उसकी सोच है। इन्होंने उस बात को समझा ही नहीं। जैसे ही दासी वो साड़ियां लेकर के आई, जो भी 2-4 थी, तो उसने दासी ने आकर कहा कि ठकुरानी साहिबा ये चाहती हैं कि आप इनकी कीमत तय करें कि कौन सी साड़ी कितनी कीमत की हो सकती है। इन्होंने कहा कि हम इनकी कीमत तब तय करेंगे जब वक्त आने पर ठकुरानी साहिबा इनको पहनकर जो है वो अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, सती हो जाएंगे, कभी कर्तव्य पूरा करेंगे। अर्थात जब कभी युद्ध होगा, युद्ध में यहाँ के ठाकुर सा वीर गति को प्राप्त कर लेंगे, तब उनके साथ सती होते समय ये जब इन साड़ियों को पहनेंगे तब हम इसकी कीमत तय करेंगे। ये कहना था इनका। दासी चली गई, जाकर के ठकुरानी साहिबा को ये बताया कि वो तो ऐसा कह रहे हैं कि इनकी कीमत तो तब तय होगी जब वक्त आने पर इनको पहनकर आप सती होंगी। बात घर कर गई मित्रों हृदय में ठकुरानी साहिबा के। और कहते हैं कि कुछ समय उपरांत जो है
युद्ध हुआ और उस युद्ध में वो जो वहाँ के बिनाई के जो राजा थे छोटे से, जिनको हम ठाकुर साहब कहते हैं, वो जो राजा थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। और अब वहाँ की वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं तो रानी साहिबा जो हैं वो उनके शव के साथ सती हो रही हैं। और सती होते वक्त वो सूर्यमल मिश्रण के कथनानुसार वो जो है साड़ियाँ धारण करती है, वो साड़ी पहनती है और संदेश भिजवाती है अपनी दासी के द्वारा सूर्यमल मिश्रण के पास में। और सूर्यमल मिश्रण जी से कहती है कि मैं, आपने जो कहा था मैंने अपना वादा पूरा किया, और अर्थात मैं अब इन साड़ियों के साथ जो है साड़ी पहन करके मैं सती हो रही हूँ, अब आप भी अपना वादा पूरा करें। कौन सा वादा? कि सूर्यमल मिश्रण जी ने कहा था ना कि इनकी कीमत तो मैं तब तय अदा करूंगा, तब तय करूंगा कि कौन सी कीमत है, तब तय करूंगा जब आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगी, अर्थात जब वक्त आने पर आप अपने पति के साथ सती जब होंगी तब इनको पहन करके तब मैं इनकी कीमत तय करूंगा, तब कीमत आंकूंगा कि ये इतनी की इसकी कीमती है। तो जब इनको सूर्यमल मिश्रण जी को उनके सती होने का, इन साड़ियों को पहन करके सती होने का संदेश प्राप्त हुआ, और ये प्राप्त हुआ कि वो आपके कथनानुसार साड़ियाँ पहन करके जो हैं सती हुई हैं और कह के गए हैं कि अब आप कीमत तय करते रहिएगा, तब सूर्यमल मिश्रण जी ने बिनाई की जो रानी थी, ठाकुरानी जो थी, उनकी स्मृति में उनको समर्पित करते हुए रचना लिखी। नाम था सती रासो। जी हाँ मित्रों, नाम है सती रासो। ये है बिनाई की रानी को समर्पित रचना। आगे बढ़े मित्रों, हम इनकी और रचनाओं को देखते हैं। हमारे सामने आती है बलवद विलास, छंदो मयूख, धातु रूपावली, और कुछ हैं इनके फुटकर कवित और सवैये। ये इस प्रकार से हमारे सामने इनकी 8 रचनाएं आती हैं। वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदो मयूख, बलवद विलास, राम रंजाट, फुटकर कवित, सवैये, जो धातु रूपावली, ये सारी रचनाएं हमारे सामने इनकी आती हैं, 8 रचनाएं। आगे बढ़े मित्रों, हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के आगे। अब हमारी रचनाएं प्रारंभ होती हैं। जो वीर सतसई के मित्रों ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा, वीर सतसई जो 22 मई से पहले, 22 मई 2022 की बात कर रहा हूं, जब आरपीएससी ने नया सिलेबस लगाया, उससे पहले तक जो वीर सतसई हम पढ़ रहे थे उसके संपादक कन्हैया लाल सहल और उनके 2 अन्य साथी थे। अब संपादक बदल दिए गए। संपादक अब हो गए नरोत्तम दास, स्वामी नरेंद्र भाणावत और लक्ष्मी कमल। और जैसे ही मित्रों संपादक बदले तो जो 20 दोहे पहले चल रहे थे उनमें से केवल 9 दोहे ही यहाँ पर मैच हुए और 10वें से लेकर के 20वें नंबर तक का दोहा परिवर्तित हो गया। तो हम जो नए संपादक हमारे सामने जोड़े हैं उनके अनुसार ही हम व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने जैसी व्याख्या की हम वैसी ही व्याख्या करेंगे, वैसा ही हम उनको पढ़ेंगे जैसा उन्होंने 20 दोहे नरोत्तम दास स्वामी, नरेंद्र भाणावत और लक्ष्मी कमल तीनों ने जैसा संपादन में किया है हम वही दोहे पढ़ेंगे। जी हाँ मित्रों, पहला दोहा हमारे सामने आ रहा है। लाऊं सिर पे लाज हूँ सदा कहाऊं दास, गाऊं तुझ गुण है गणवई, गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। जी हाँ मित्रों, कह रहे हैं सूर्यमल मिश्रण जी कि लाऊं सिर पे लाज हूं सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। क्या कह रहे हैं कि हे गणवई, हे गणपति। जी पहला पद है गणेश जी की स्तुति में, और गणेश जी की स्तुति में पहला पद है तो मित्रों याद होगा मैंने आपको पहले रामचरितमानस का पाठ करवाते वक्त बताया था कि जब भी अपने इष्ट की स्तुति में, जब भी प्रथम पूज्य देव गणेश की स्तुति में या अपने आराध्य देव की स्तुति में जो काव्य के शुरुआत में जो पद लिखे जाते हैं उन्हें हम मंगलाचार के पद कहते हैं। इसलिए ये मंगल गणेश जी की स्तुति में लिखा गया पद मंगलाचार का पद कहलाता है। यहाँ गणेश जी की स्तुति में वो कह रहे हैं कि लाऊं सिर पे लाज हूं सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। कि हे लाऊं सिर पे, लाऊं यानी लाता हूं, सिर पे यानी आपके सिर, मैं अपने सिर को, पे यानी आपके चरणों में, पैरों में, और लाऊं सिर पे लाज हूं लज्जा के साथ, और क्या सदा कहाऊं दास, मैं सदा ही आपका दास कहलाता हूं कि मैं लज्जा से अपने सिर को आपके चरणों में झुकाता हूं। और हे गणवई, हे गणपति,
हे गणपति, गाऊं तुझ गुण, मैं आपके ही गुणों का गुणगान करता हूं, जिससे कि मुझे अपनी इस रचना में पाऊं वीर प्रकाश, वीर रस की मुझे प्राप्ति हो, वीर रस का प्रबोध मिले, मुझे वीरत्व की, वीर रस की जो है प्राप्ति हो अपनी इस रचना में। तो एक साथ अर्थ बोल रहा हूं मित्रों कि लाऊं सिर पे लाज हूं, सदा कहाऊं दास, गणवई गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। कि हे गणपति, मैं अपने सिर को लज्जा से आपके चरणों में झुकाता हूं, और क्योंकि मैं सदा ही आपका दास कहलाता हूं, मैं आपका ही दास हूं, और मैं लज्जा से अपने सिर को आपके चरणों में झुकाता हूं। हे गणपति, हे गणेश जी, हे गजानन जी, मैं सदा ही आपके गुणों का गुणगान करता हूं, जिससे कि मुझे अपने इस काव्य में वीर रस की प्राप्ति हो, वीरत्व की प्राप्ति हो। जी हाँ मित्रों, समझ में आ ही गया होगा, फिर भी एक बार मैं और बता देता हूँ। लाऊं सिर पे लाज हूँ, सदा कहाऊं दास। लाऊं लाता हूँ, पै यानी पैरों में, चरणों में, किसके चरणों में? गणेश जी के चरणों में। सिर, अपने सिर को लाज हूं लज्जा से, कि लज्जा से मैं अपने सिर को गणेश जी के चरणों में झुकाता हूं, अर्थात वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और क्या करता हूं? सदा कहाऊं दास, मैं सदा ही आपका दास कहलाता हूं। हे गणवई, हे गणपति जी, हे गणवई, गाऊं तुझ गुण, मैं सदा ही आपके गुणों का गुणगान करता हूं, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलेगा? पाऊं वीर प्रकाश, जिससे कि मुझे, मैं आपके गुणों का गुणगान करता हूं, जिससे मुझे वीर रस की प्राप्ति हो, वीरत्व की प्राप्ति हो। अर्थात मैं ये वीर रस का जो काव्य लिखने जा रहा हूं, उसमें मुझे वीर रस का जो है खूब तेज प्राप्त हो। तो देखिए आइए मित्रों, बढ़ते हैं हम इसके कठिन शब्दार्थों की ओर। जी हाँ, लाऊं लाता हूं, पै चरणों में, गणवई गणपति, वीर प्रकाश वीर रस के प्रकाश को। अर्थ, हे गणपति, मैं संकोच के साथ, लज्जा से तुम्हारे चरणों में सिर झुकाता हूं, आपके चरणों की वंदना करता हूं। मैं सदा आपका सेवक कहलाता हूं, मैं आपके गुणों का गान करता हूं। आपकी कृपा से मुझे वीर रस का प्रकाश या ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि मैं वीर रस की रचना करना चाहता हूं। तो अपनी इस वीर रस की रचना के लिए उन्होंने गणेश जी की स्तुति करके जो है अपने गणेश जी से आशीर्वाद मांगा है कि मैं ये वीर रस की जो रचना करने जा रहा हूँ, उसमें मुझे वीरत्व की प्राप्ति हो, वीर रस का मुझे ज्ञान मिले, जिससे कि मैं अपनी इस रचना को जो है वीर रस से भरपूर बना दूं। तो ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए हे गणपति जी। मंगलाचार्य का यह पद श्री गणेश जी की स्तुति में इन्होंने लिखा है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पद की ओर। तो इनका दूसरा दोहा है, आणी उर जानी अतुल गाणी करण अकूढ़, वाणी जग रानी वलय मैं चिंताणी मूढ़। आणी उर जानी अतुल गाणी करण अगूढ़, वाणी जग रानी वलय मैं चिंताणी मूढ़। आणी जिसे लाया गया है, आइए लाया गया है, और हृदय में, और जो जानी यानी जानने वाली है, अतुल अपार जो है ज्ञान को, गानी जिसको गाया गया है, करण यानी करने वाली है, अगूढ़ यानी स्पष्ट करने वाली है, और वाणी जग रानी, जो वाणी की देवी है वो जग की रानी, जग रानी है, जो जग की रानी है, जो वलय यानी उसका, वलय यानी फिर से, मैं यानी मुझ, या मैंने, चिंतानी यानी चिंतन किया है, जो मैं कैसा हूँ? मूढ़, मूर्ख, अर्थात मुझ मूर्ख ने उसका, उस वाणी की देवी जगरानी का, जो जग की रानी है, जो सरस्वती जो जग की रानी है, उसका मैंने फिर से चिंतन किया है। कब किया? देखिए मित्रों, कह रहे हैं आणी उर जानी अतुल, कि जो जिसका हृदय में भाव लाया गया है, जो लाया गया है जिसे, और जो सदा ही क्या जानी गई है? जानने वाली है, जानी गई है, जानने वाली है, करण यानी करने वाली है, किसको? जो अतुल अपार महिमा वाली, ज्ञान को गा करके जो है अगूढ़ स्पष्ट करने वाली है, अर्थात ज्ञान को स्पष्ट करने वाली, जिसको गाया गया है, उस वाणी की देवी सरस्वती का, जो जग की रानी है, मैं उसका, मुझ मूर्ख ने उसका फिर से चिंतन किया है। देखिए मित्रों, आणी उर जानी अर्थात जो मुझे, जिसको हृदय में लाया गया है, जो जानने वाली है, किसको? अतुल अर्थात अपार ज्ञान को जो जानने वाली है। आणी
यानी लाया गया है। कहाँ लाया जाएगा मित्रों? हृदय में लाया जाएगा। भाव कहाँ आया? हृदय में। कि हृदय में जिसका भाव लाया गया है, जो हृदय में लाई गई है, और यानी हृदय में। और जानी, जो जानी गई है, जानने वाली है अतुल अपार ज्ञान को, ऐसे, और जो उस अपार ज्ञान को जानने वाली को मैं गानी यानी गा रहा हूं, गाई गई है, जिसको जो कैसे है, करण अगूढ़, करने, करण यानी करने वाली है, अगूढ़ यानी स्पष्ट। मैं उस वाणी की देवी सरस्वती का जो अपार ज्ञान को, अगूढ़ ज्ञान को, अपार ज्ञान को स्पष्ट करने वाली है, उसको मैं अपने हृदय में ला करके उसको गान कर रहा हूं, उसका गान करता हूं। जो वाणी की देवी है सरस्वती, वो जग रानी, जो संसार की रानी है, वले फिर से मैंने उस देवी का मैंने चिंतानी यानी चिंतन किया। जो मैं कैसा हूं? मूढ़, कि मुझ मूढ़ व्यक्ति ने, मुझ मूढ़ ने, मुझ मूर्ख ने उस ज्ञान की देवी सरस्वती का, वाणी की देवी सरस्वती का फिर से चिंतन किया है, जो जग की रानी है, जो अपार ज्ञान को स्पष्ट करने वाली है। मैं उसको हृदय में लाकर फिर से उसका चिंतन करता हूं। आइए मित्रों, बढ़ते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर। आनी, आनी या लाई गई है, जो जानी, जानने वाली, अतुल अपार ज्ञान को गानी, गाई गई है, अगूढ़ स्पष्ट, वलय फिर से, चिंतानी यानी चिंतन किया है, मूढ़ यानी मूर्ख, अज्ञानी। अर्थ, अपार ज्ञान को जानने वाली देवी सरस्वती का मैंने हृदय में स्मरण किया, और जो समस्त विषयों को स्पष्ट करने वाली उस देवी के गुणों का गान किया। फिर मुझ अज्ञानी ने उस जगत की रानी का चिंतन किया, उसका ध्यान किया। गणेश वंदना के उपरांत कवि जो है सरस्वती वंदना कर रहा है मंगलाचार के अगले पद में। जी हाँ, पहला पद गणेश स्तुति का, श्री गणेश जी की वंदना की, मंगलाचार के पद था। तो दूसरी स्तुति उन्होंने की है वाणी की देवी, वाक देवी सरस्वती की। जी हाँ, वाक देवी सरस्वती का उन्होंने यहाँ वंदना की है। तो ये दूसरा पद हुआ उनका। आगे बढ़े मित्रों तीसरे पद की ओर। अरे बीकम बरसा बीतियां गण चौचंद गुणीस, बीकम बरसा बीतियां गण चौचंद गुणीस, विषहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीस। जी हाँ, विषहर तिथि गुरु जेठ बदी समय पलटी शीस। देखिए मित्रों क्या कह रहे हैं कवि? बीकम बरसा बीतिया, बीकम यानी विक्रम के, अर्थात कौन विक्रम? भरतृहरि का भाई छोटा, जो विक्रमादित्य के नाम से जिसने शासन संभाला, जिसके नाम से विक्रमी संवत चलती है हमारी, जो ईस्वी से 57 वर्ष पूर्व हुए, ईसा से 57 वर्ष पूर्व उन्होंने जो संवत चलाई, वो विक्रमी संवत। बीकम वर्षा यानी विक्रमी संवत का, विक्रमादित्य का क्या बीत गया है? बीकम वर्षा यानी उसका वर्ष बीत यानी बीत रहा है। कितना? गण यानी उसको गिनो, चो चंद गुणीस, चो यानी चार, चंद यानी चंद्रमा, चंद का मतलब चांद होता है, और चांद कितने हैं दुनिया में? एक चांद है, कि उसको चार एक गुणीस गिनो। अर्थात हम उसको क्या गिने? चो चंद, चो यानी चार, चांद होता है एक, चंद का मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा होता है एक। देखो कवि की देखो प्रतिभा देखिए मित्रों कवि की, कि उन्होंने सीधे सीधे जो है 14 को लिखने के लिए, अब बहुत सारे लोग जो इसकी व्याख्या चौचंद का मतलब कर देते हैं 14, लेकिन यहाँ चौचंद का मतलब 14 नहीं है। देखिए 14 निकलेगा, मतलब कैसे निकलेगा, वो उसकी प्रतिभा है कवि की। तो वो कह रहा है चौ यानी चार, और चांद बोले एक होता है चांद, तो उन्होंने कर दिया चो चंद, चंद बोले एक, तो आगे लिख दो बोले एक, और कितने? गुणीस, गुणीस यानी 19, 20 में से एक कम, अर्थात 19, उनको हम 19 गिने। आगे कह रहे हैं विषहर तिथि, विष को हरने वाली। अब विषहर, ये शब्द है विषधर, विषहर का होगा विषधर। अब विष को कौन धारण करता है? सर्प, और सर्प की तिथि, नाग की तिथि क्या होगी? पंचमी, नाग पंचमी तो मनाते हैं हम। तो विषहर तिथि, वो विषहर तिथि यानी नाग की तिथि है, अर्थात नाग की तिथि मतलब पंचमी है। विषधर की तिथि कौन सी होती है मित्रों? पंचमी की पंचमी तिथि है, गुरुवार है, जेठ बदी, जेठ का महीना है, और बदी का मतलब दो पक्ष होते हैं महीने में, हिंदी महीने में, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है सफेद, जिसको हम सुदी बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में बोले हैं हम तो सुदी, और कृष्ण पक्ष को बोलते हैं बदी, बुरा पक्ष बदी काला, कि एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष,
सुदी और बदी हम इनको बोलते रहते हैं। तो यहाँ जेठ बदी मतलब जेठ मास की बदी यानी कृष्ण पक्ष की बिसहर तिथि यानी पंचमी तिथि है। और पंचमी तिथि को क्या हो रहा है, समय पलटी शीश, और उस समय समय ने पलटी यानी परिवर्तन किया है, बदला खाया है, पलटा खाया है। और देश में क्या हुआ है, समय पलटी शीश, सबने अपने जो है जनता के सिर पर समय ने पलटा खाया है, सब हवा बदली है, देश में हवा ही बदल गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा वापस चलते हैं मित्रों। बीकम बरसा बीतियां, विक्रमादित्य के विक्रमी संवत के बरस बीत रहा है, विक्रमी संवत का वर्ष बीत रहा है, उसे गण यानी गिनो, कैसे बीत रहा है, गण गिनो चौचंद गुणीस। अब चौचंद गुणीस, अब ये चौ का मतलब 4, चंद का मतलब 1, 19 चांद एक ही होता है, गुणीस का मतलब 19, तो 1900 इसको हम क्या गिने, 1904 गिने, 1 4 ऐसे 1914 गिने, विक्रमी संवत का ये वर्ष 1914 गिने। और 1914 में क्या हो रहा है कि विषहर तिथि गुरु जेठ बदी, विषहर की तिथि है, अर्थात जो है विष को धारण करने वाला जो है सर्प नाग, उस नाग की तिथि, और नाग की तिथि पंचमी होती है। और समय की विसर तिथि गुरुवार है, जेठ विसर तिथि गुरुवार है, जेठ का महीना है, और बदी यानी बुरा काला वो कृष्ण पक्ष है। और ऐसे में समय पलटी शीश, देश में समय ने पलटा खाया, देश की हवा ही बदल गई है। अब मित्रों यहाँ देखने की बात यह है कि उन विक्रमी संवत 1914 जिसका इन्होंने जिक्र किया है, एक बार आरपीएससी पूछ चुकी है कि बीकम बरसा बीतिया गुण चौचंद गुणीस, इससे कवि का क्या आशय है, गुण चौचंद गुणीस से क्या कहना चाह रहे हैं, तो 1914, फिर बता रहा हूँ विक्रमी संवत 1914। तो यहाँ देखिए मित्रों, अब 1914 की हम बात करें, ये हुई विक्रमी संवत। विक्रमी संवत से जब हम ईस्वी निकालते हैं तो 57 का माइनस करते हैं, 57 को घटा देते हैं, और जब हम इसमें से 57 घटाएंगे तो हमारे पास में प्राप्त होंगे क्या, 1857। और 1857 ये हो गई हमारी ईस्वी। 1857 में देश में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रथम प्रयास हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रथम क्रांति हुई थी। तब तक हम अंग्रेजों के अधीन थे। 1857 में पहली राज्य को प्राप्ति के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पहली क्रांति हुई। तो यहाँ पर जो है कवि 1857 की क्रांति के बारे में इंगित कर रहा है। अब देखो बात करते हैं मित्रों विषहर तिथि की, कि विषहर तिथि को बहुत सारे लोगों ने इसको नाग पंचमी कहा है। क्या कहा है, नाग पंचमी। लेकिन ये नाग पंचमी नहीं है मित्रों, क्योंकि नाग पंचमी जेठ महीने में नहीं आती है, इसलिए ये नाग पंचमी नहीं है। देखो मित्रों, यदि मैं आपसे कहूं कि राम जी की जो तिथि है, मतलब राम जी की तिथि क्या होगी, राम जी के जन्म की तिथि, और राम जी के जन्म की तिथि क्या होगी, नवमी। हम बोलते हैं ना राम नवमी। कृष्ण के जन्म तिथि, अर्थात अब मैं कहूं कि ज्येष्ठ माह में कृष्ण जन्म तिथि को, तो कृष्ण जन्म तिथि को जेठ माह में नहीं होता है। कृष्ण जी का जन्म जो ज्येष्ठ में थोड़ी ना हुआ था मित्रों, उनका जन्म तो श्रावण में हुआ था। तो वो तो तिथि केवल बताई है मैंने, यानी कि कृष्ण जन्म कब हुआ, अष्टमी को। तो हम कृष्ण जन्म तिथि जो लेंगे, कृष्ण की तिथि जो लेंगे, वो अष्टमी इंगित होगी। ऐसे ही विषधर तिथि जो है, विषहर तिथि जो है, वो नाग पंचमी नहीं है, केवल पंचमी से अर्थ लिया जाएगा इसका। जी हाँ, केवल पंचमी से अर्थ लिया जाएगा। तब इसका अर्थ होगा कि अब ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि को गुरुवार है, कब, 1914 में, विक्रमी संवत 1914 में ज्येष्ठ मास की जो है कृष्ण पक्ष की पंचमी, कृष्ण पक्ष की जो है वो पंचमी तिथि है, गुरुवार है। और ऐसे इस समय में देश में हवा परिवर्तित हुई है, देश में समय ने पलटा खाया है, अर्थात देश की जनता जो है वो क्रांति की ओर अग्रसर हुई है। मित्रों प्रश्न बन सकता है, इसलिए फिर कह रहा हूं, एक बार फिर से देखिए इसको। क्या कह रहे हैं कवि कि बीकम बरसा बीतिया, बीकम यानी विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य ने ही हमें हमारे यहाँ विक्रमी संवत चलाई।
ठीक है, विक्रमादित्य ने ही विक्रमी संवत चलाई, तो बीकम यानी विक्रमी संवत का या विक्रमादित्य का, वर्षा यानी वर्ष, बीतिया यानी बीत रहा है, उसे क्या गण यानी गिनो, चौचंद गुणीस, उसे 4 चांद 19 अर्थात 1914 उसे गिने, कि विक्रमी संवत का वर्ष 1914 बीत रहा है, उसे ऐसा समझें कि और इस 1914 जो बीत रहा है उसमें ज्येष्ठ मास है। ज्येष्ठ मास की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन, अब मैं जब ये रचना करने जा रहा हूं तो समय पलटी शीश, अब समय ने पलटा खाया है, देश में हवा बदली है, अर्थात अब क्रांति की हवा, क्रांति की लहर चल पड़ी है, अब अंग्रेजों के खिलाफ लहर चल पड़ी है, ये कवि कहना चाह रहा है मित्रों। तो मित्रों आइए देखिए हम क्या कह रहे हैं कवि जी। कठिन शब्दार्थ, बीकम यानी विक्रमादित्य के विक्रमी संवत के, बीतियां यानी बीतने पर, व्यतीत होने पर, गुण यानी गणो समझो गिनो, चो यानी 4, चंद यानी चंद्रमा, चंद का मतलब चंद्रमा होता है, चंद्रमा एक है, तो कवि की प्रतिभा है कि उन्होंने सीधा गुण जो है चौचंद यानी 14 ने कह करके उन्होंने 4 और चांद, चांद एक तो मतलब 4 के लगाओ 1 हुआ 14, अब ऐसा उन्होंने किया है, तो ये प्रतिभा है उनकी कि चंद्रमा यानी अर्थात एक, विषहर तिथि, अब नाग की तिथि है और नाग की तिथि तो नाग पंचमी होती है, लेकिन समय जेठ का है इसलिए नाग पंचमी नहीं हो सकती। बहुत सारे व्याख्याकार अपने हिसाब से व्याख्या कर देते हैं कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो है गुरुवार है और नाग पंचमी की तिथि है। मित्रों नाग पंचमी कभी भी ज्येष्ठ मास में नहीं आती है, यहाँ नाग पंचमी को इंगित नहीं किया जा रहा है। विषहर तिथि, विषधर वाली तिथि यानी कि विष को धारण करने वाले की तिथि और विष को धारण करने वाला नाग और नाग की तिथि पंचमी मानी जाती है, इसलिए यहाँ आशय केवल पंचमी तिथि से ही होगा। विषहर तिथि यानी नाग की तिथि यानी पंचमी, और पलटी यानी पलटा खाया, बदली है, उलटफेर हुआ है, शीश यानी सिर पर, जनता के सिर पर, शीश पर। अब अर्थ में चलते हैं मित्रों। सम्राट विक्रमादित्य के 1914 वर्ष बीत जाने पर गुरुवार और जेठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को, गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह है, कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की तिथि पंचमी है, तो ये सब आ गया। और तो को क्या हुआ, जनता के सिर पर समय ने पलटा खाया, अर्थात बड़ी उलट पुलट हुई। यहाँ मित्रों इंगित, अभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस की ओर कवि इंगित कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है कवि। कवि यहाँ 1857 की क्रांति के विषय में कह रहा है कि अब विक्रमी संवत 1914 जब ये कृष्ण पक्ष है, ज्येष्ठ मास है, गुरुवार तिथि है, पंचमी तिथि, गुरुवार का दिन है, पंचमी तिथि है, ऐसे में देश में हवा बदली है, पलटा खाया है, हवा ने पलटा खाया, अर्थात अब क्रांति की लहर आई, अंग्रेजों के खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, क्रांति करने लगे हैं, अब क्रांति का बिगुल आरंभ हुआ है। और कवि जब ऐसा कह रहा है मित्रों कि अब ऐसा हो रहा है, मतलब मैं लिख भी अभी ही रहा हूँ, इससे हमें पता लग रहा है कि वीर सतसई की रचना भी उसी ही दौरान हुई है जब वो क्रांति, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1857 की जो क्रांति हुई, अर्थात इसका रचनाकार भी हमें पता लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे 3-4 प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। विक्रमी संवत का वर्ष, उसे कितना गिना है, 1914, और 1914 विक्रमी संवत से हम ईस्वी लाएंगे तो फिर हमारे सामने प्रश्न गया कि कौन सी ईस्वी में, 1857 में। फिर हमारे पास आएगा कि इस विषहर तिथि से कवि का क्या आशय है, तो मित्रों विषहर तिथि से कवि का आशय पर केवल और केवल पंचमी तिथि है, न कि नाग पंचमी। नाग पंचमी से कभी आशय नहीं है। यहाँ पर ज्येष्ठ मास है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि रचना कब की गई है, ये क्रांति कब हो रही है, ज्येष्ठ मास में ये लिखा जा रहा है कविता, ज्येष्ठ मास में, कृष्ण पक्ष में, ये सारी बातें। ये अगला दोहा हमारे लिए कल होगा, एक डंकी गिण एक री, भूरे कुल स्वभाव, सूरा आलस ऐस में, अकज गमाई आव। तो यहाँ से होगा मित्रों। आज की क्लास हमारी इतनी ही। धन्यवाद, नमस्कार।